फ्रेंड्स, बीए पार्ट 3 के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है शीत युद्ध। शीत युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बुनियाद है ये विषय। शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होती है। शीत युद्ध, पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध के विभिन्न पड़ाव क्या थे, शीत युद्ध कितना लंबा चला था और आगे शीत युद्ध किस प्रकार से समाप्त हुआ था। इन सभी विषयों पर हम लोग बात करेंगे। शीत युद्ध जाने बिना वर्तमान की भी राजनीति को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर और 1945 के बीच में हुआ था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उस युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में पावर शिफ्ट हुआ, यानी कि जो शक्ति का केंद्र था उसमें एक परिवर्तन आया। अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की राजनीति देखें, विश्व राजनीति देखें, तो शक्ति का केंद्र यूरोप हुआ करता था, यानी कि विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप केंद्रित राजनीति होती थी। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और यूरोप में जो विजेता राष्ट्र थे और पराजित राष्ट्र थे, दोनों को ही नुकसान हुआ और दोनों आगे अग्रणी श्रेणी के राष्ट्र नहीं रह गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व उभर कर आया उसमें दो महाशक्तियाँ प्रकट हुई, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी देश था और सोवियत संघ एक साम्यवादी देश था। ये दोनों बराबर की ताकत थे। 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराकर ये साबित कर दिया था कि वो एक परमाणु शक्ति है। तो सोवियत संघ ने भी 1949 में परमाणु परीक्षण करके ये साबित कर दिया कि वो भी एक परमाणु शक्ति है। अब विश्व में 2 महाशक्तियाँ थीं। पारंपरिक हथियारों की दृष्टि से दोनों बराबर थीं, परमाणु हथियारों की दृष्टि से दोनों बराबर थीं और दोनों महाशक्तियों में एक प्रतियोगिता, एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी। अमेरिका इस विचारधारा को फैलाना चाहता था और सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा थी। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहता था। इसके तहत दोनों ने अपना अपना क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की। अमेरिका इस ताक में था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने पूंजीवादी खेमे में शामिल कर ले और सोवियत संघ ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साम्यवादी खेमे में शामिल करने की कोशिश कर रहा था।
तो ये दोनों देशों के मध्य एक प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और पूरे विश्व का ध्रुवीकरण शुरू हो गया। पहले यूरोप का ध्रुवीकरण शुरू हुआ है, यूरोप का विभाजन हुआ, यूरोप वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में बटा, और उसके बाद दोनों महाशक्तियों की जब प्रतियोगिता एशिया और अफ्रीका में बढ़ी तो एशिया और अफ्रीका के देशों में भी विभाजन हो गया। कुछ अमेरिका के खेमे में आ गए और कुछ सोवियत संघ के खेमे में आ गए। तो ये जो प्रतियोगिता थी, प्रतिस्पर्धा थी, ये दोनों देशों के बीच में ये एक तनाव, इसने एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दिया और विश्व में ये करीब तनावपूर्ण स्थिति 40 साल तक चली। 40-45 साल का पीरियड था जिसमें दोनों देशों के मध्य ये प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा चली। ये तनावपूर्ण स्थिति जो है देखने को मिलती है। तो ये जो एक प्रतिद्वंदिता थी दोनों देशों के बीच में, जिसमें दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे, दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाने की कोशिश करते थे, अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते थे। इस प्रतिद्वंदिता का नाम शीत युद्ध दिया गया। शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि तनाव के बावजूद और प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता के बावजूद दोनों देशों ने आपस में कभी युद्ध डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि अपने मोहरों को युद्ध लड़ाया। तो इस पीरियड को, ये जो 1945 के बाद 40-45 साल का जो पीरियड था, इस पीरियड को शीत युद्ध कहा जाता है। और पूरे विश्व की राजनीति इस शीत युद्ध के द्वारा परिभाषित होती थी। इस पीरियड में 1945 से लेकर और 1985 तक के पीरियड में विश्व में जहाँ जहाँ पे जिस क्षेत्र में कोई युद्ध दिखाई पड़ा है या जिस भी देश के अंदर गृह युद्ध देखने को मिला है, तो उसके मूल में अमेरिका द्वारा समर्थित पूंजीवादी शक्तियाँ और सोवियत संघ द्वारा समर्थित साम्यवादी शक्तियाँ थीं। ये जो प्रतिस्पर्धा थी, ये जो प्रतियोगिता थी, ये दोनों देशों के मध्य बहुत ही इसने विश्व में तनावपूर्ण वातावरण प्रस्तुत किया। इसके चलते पूरे विश्व में एक हर जगह ध्रुवीकरण हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले यूरोप में वेस्टर्न यूरोप जो था वो अमेरिका के क्षेत्र में आ गया और ईस्टर्न यूरोप जो था वो सोवियत संघ के क्षेत्र में आ गया। उसके बाद यही चीज़ हम देखते हैं कि यूरोप के जब एशिया और अफ्रीका में भी कुछ राज्य अमेरिका के खेमे में आ गए, कुछ राज्य सोवियत संघ के खेमे में आ गए। तो ये जो अवस्था थी विश्व को कि जिसमें दो महाशक्तियाँ थीं और दोनों बराबर की शक्तियाँ थीं, इस संरचना को द्विध्रुवीय विश्व बोला जाता है। और जो राजनीति थी वो द्विध्रुवीय राजनीति थी। लेकिन अगर हम तनाव की बात करें तो ऐसा नहीं था कि लगातार तनाव रहता था। कभी कभी बीच में कुछ पीरियड ऐसे आते थे जब तनाव कुछ कम भी हो जाता था, जैसे कि 1969 और 1970 का
पीरियड था उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हुआ करते थे उनका नाम हेनरी किसिंजर था। तो रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने अमेरिका की ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इन लोगों ने सोवियत संघ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तनाव में कुछ शिथिलता आई। ये जो तनाव में शिथिलता का पीरियड हमको 69-70 से देखने को मिलता है, ये करीब 79 तक चला। 79 तक तनाव में शिथिलता रही और उसके बाद फिर जो है स्थितियों में परिवर्तन हुआ। उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तनाव शैथिल्य का पीरियड शुरू हुआ 1969 और 1970 में, इसको दीदांत बोला जाता है या अंग्रेज़ी में देता। वैसे अगर सही माने में देखें तो देता जो है, देता शब्द ये एक फ्रांसीसी शब्द है और ये फ्रांसीसी शब्द जो है इसको अंग्रेज़ी में इसको सम्मिलित कर लिया गया है और हिंदी में इसको दीदांत शब्द का नाम देकर समावेश किया गया। दीदांत या देता का मतलब, जैसा कि हमने आपको बताया, उसका मतलब ये है कि तनाव में शिथिलता। तो 1969 और 1970 का जो पीरियड था वो दीदांत का पीरियड था। इसमें रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने सोवियत संघ की तरफ हाथ बढ़ाया और जो है दोनों देशों के सोवियत संघ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों देशों के मध्य तनाव में शिथिलता आई। तो ये एक बैकग्राउंड थी शीत युद्ध की, लेकिन हम कहानी अभी तो शुरू होती है। आगे 79 से क्या होता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग इसी चीज़ को और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम फिर से शीत युद्ध पे अगर हम वापस आते हैं तो आप यूँ जानने की कोशिश करिए कि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य उस लंबे विवाद का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आरंभ हुआ था और 1980 के दशक के मध्य तक चला। इस विवाद की विशेषता ये थी कि दोनों देशों के मध्य एक व्यापक राजनीतिक, सैनिक और वैचारिक प्रतिद्वंदिता थी, परंतु दोनों प्रत्यक्ष युद्ध से हमेशा दूर रहे। जैसा कि हमने आपको बताया था, दोनों ही राज्यों ने आपसी रंजिश तीसरी दुनिया के देशों को मोहरा बनाकर और आपस में लड़वाकर निकाली। जैसा कि हर जगह होता है कि अगर कोई दो बड़ी पार्टी होती हैं, उनमें अगर युद्ध होता है तो वो डायरेक्टली नहीं लड़ती हैं बल्कि अपने अपने मोहरों को लड़वाती हैं। उसी तरह से विश्व राजनीति में भी शीत युद्ध के दौरान ये देखने को मिला कि तनाव अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य था, लेकिन दोनों ने डायरेक्टली आपस में युद्ध नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे जो तीसरी दुनिया के देश थे, जो उनके मोहरे थे, उन मोहरों को आपस में लड़वा कर उन लोगों ने अपनी जो है अपना तनाव प्रकट किया। 1945 से लेकर 1985 तक शीत युद्ध का इतिहास इस बात का गवाह है कि इस अवधि में विकासशील देशों में जो हिंसा और विवाद भड़के,
उसके पीछे अमेरिका और सोवियत संघ की द्विध्रुवीय जनित प्रतिस्पर्धा की राजनीति थी। तो ये एक जो शीत युद्ध का पीरियड था उसकी एक बहुत भारी ये एक विशेषता थी कि आप विश्व उस पीरियड में 1945 से लेकर और 1985 तक का पीरियड देखें तो उस पीरियड में विश्व में कहीं भी कोई भी प्रतिद्वंदिता थी, कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा था, तो उस प्रतिद्वंदिता और उस लड़ाई झगड़े के पीछे जो था वो सोवियत संघ और अमेरिका की राजनीति थी जो है। यानी कि यूं इसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि सोवियत संघ और अमेरिका का जो आपसी में प्रतिद्वंदिता थी ये पूरे विश्व में हर जगह प्रतिबिंबित हो रही थी। विश्व का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं था। विश्व में हर जगह इसका प्रभाव पड़ रहा था, यानी कि विश्व के हर क्षेत्र का ध्रुवीकरण हो रहा था। पूरा विश्व खेमे वाली राजनीति में परिवर्तित हो गया था। पूर्व और पश्चिम की प्रतिस्पर्धा से समय समय पर यूरोप और विकासशील देशों में संकट पैदा होते रहे हैं। शीत युद्ध की दूसरी अन्य मुख्य विशेषता ये थी कि दोनों महाशक्तियों में हथियारों की होड़, खास तौर से परमाणु हथियारों की होड़ निरंतर बनी रही। देखिए, सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स का या परमाणु हथियारों का डेवलपमेंट हुआ है ये शीत युद्ध के ही दौरान हुआ है। अगर अमेरिका ने डेवलप किया तो सोवियत संघ ने डेवलप किया, सोवियत संघ ने परमाणु हथियार डेवलप किए और ज़्यादा बढ़े तो अमेरिका ने। तो ये एक दूसरे के कंपटीशन में दोनों देशों के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोनों देशों ने आपसी प्रतियोगिता में, आपसी रंजिश में एक दूसरे के आगे निकलने के लिए जो है वो हथियारों का लगातार उत्पादन किया। तो जो हथियारों की होड़ थी, न्यूक्लियर वेपन्स का जो आर्म्स रेस था, न्यूक्लियर आर्म्स रेस, ये एक शीत युद्ध का बहुत बड़ा फीचर था। और दोनों ही देशों ने अपने सारे संसाधनों को डाइवर्ट करके न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाया। इसके अतिरिक्त दोनों महाशक्तियों के बीच इस दौरान मोटे तौर पर एक सामरिक और राजनीतिक प्रतियोगिता आरंभ हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप दो भागों में विभाजित हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि यूरोप दो भागों में विभाजित हो गया। एक पूर्वी खेमा जो कि सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गया और एक पश्चिमी खेमा जो कि अमेरिका के नियंत्रण में आ गया। 1945 के बाद की यूरोपीय घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिस्पर्धा वाली राजनीति से कितनी तेजी से इस क्षेत्र का ध्रुवीकरण हो गया। भाई, यूरोप का ध्रुवीकरण तो हुआ ही हुआ, क्योंकि यूरोप जो है पूरा एक हुआ करता था। यूरोप दो हिस्सों में बट गया, एक वेस्टर्न यूरोप में बढ़ गया, एक ईस्टर्न यूरोप में बढ़ गया। ईस्टर्न यूरोप के देश जो थे वो सोवियत संघ के नज़दीक थे, लिहाजा सोवियत संघ ने अपना साम्यवाद वहाँ पर फैलाकर उनको अपने कब्ज़े में कर लिया। तो अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप के देशों को तुरंत अपने कब्ज़े में किया और वेस्टर्न यूरोप के देशों को अपने खेमे में शामिल कर लिया। लिहाजा अगर आप देखें तो यूरोप में एक लाइन खिंच गई। यूरोप दो ध्रुवों में, दो पार्ट्स में बढ़ गया, ध्रुवीकरण हो गया। एक वेस्टर्न यूरोप हो गया, एक वेस्टर्न यूरोप जो कि अमेरिका डोमिनेटेड हो गया, और एक ईस्टर्न यूरोप हो गया जो कि सोवियत संघ द्वारा डोमिनेटेड हो गया। 1945 के पश्चात
अमेरिका और उसके नेतृत्व में पश्चिमी खेमे की नीति सोवियत कम्युनिज्म के विस्तार को सीमित करने की थी, या तो यूं कहें कि अमेरिका की नीति साम्यवाद के अवरोध की थी। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी, उस फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत अमेरिका ने जो है सोवियत साम्यवाद के बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश की। तो जो वर्ड इस्तेमाल अंग्रेज़ी में किया जाता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी क्या थी, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की थी, कि सोवियत संघ का जो साम्यवाद था उसके फैलते हुए कदम को सीमित करने की थी, उसको कंटेन करने की कोशिश थी। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थी। सोवियत संघ अपने कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका उस कम्युनिज्म को रोकने की कोशिश कर रहा था, कंटेन करने की कोशिश कर रहा था, अवरोध करने की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म या साम्यवाद के अवरोध की नीति थी। इसी संदर्भ में ये बताना उचित होगा कि मार्च 1946 में ही चर्चिल कौन थे? विंस्टन चर्चिल ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो है। तो 1946 में ही चर्चिल ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव के प्रतिक्रिया में फुल्टन अमेरिका में एक स्थान है, फुल्टन में दी गई एक बहुचर्चित भाषण के दौरान ये घोषणा की कि यूरोप में एक लोहे का पर्दा लटक गया है, आयरन कर्टन। उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो था आयरन कर्टन। आयरन कर्टन का मतलब ये होता है कि जो वो कहना चाहते हैं कि यूरोप जो है एकदम दो हिस्सों में बंट गया था। चर्चिल ने यूरोप के दो क्षेत्रों में विभाजित होने के प्रकरण को, जो कि आने वाले समय में और गंभीर होने वाला था, की ओर इशारा किया था। उन्होंने एक पश्चिमी गठबंधन का सुझाव दिया जो कि कम्युनिस्ट संकट के सामने मजबूती से खड़ा हो सके। इसी प्रकरण में अमेरिका का ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना महत्वपूर्ण है। ट्रूमैन नाम आया है, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, हैरी एस ट्रूमैन। तो दो सिद्धांत जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में। वो क्या हैं जो है, क्या अभी हम देखते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत का जन्म यूनान की घटनाओं से हुआ, जहाँ पर साम्यवादी सम्राट का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका ने यूनान की सैनिक सहायता की और साम्यवादी पराजित हुए। इसी तरह से टर्की को भी सहायता प्रदान की गई। ट्रूमैन सिद्धांत के द्वारा अमेरिका ने ये बात साफ कर दी कि उसका पृथकतावाद की नीति पर वापस जाने का कोई इरादा नहीं है और वो पूरे विश्व में साम्यवाद को रोकने के लिए कटिबद्ध है। देखिए, पृथकतावाद की नीति का मतलब ये है कि विश्व राजनीति से अलग थलग रहना, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना करना। पहले अमेरिका, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका जो था वो विश्व राजनीति में अपने को इन्वॉल्व नहीं ज़्यादा करता था। उसने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज़म यानी कि पृथकतावाद की नीति को फॉलो किया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है उसने पृथकतावाद की नीति का त्याग किया और विश्व राजनीति में उसने एक सक्रिय भूमिका को स्वीकार किया। मार्शल योजना
ट्रूमैन सिद्धांत का आर्थिक पहलू था, आखिरी नहीं, आर्थिक पहलू था कि अगर आप जो है ट्रूमैन सिद्धांत को जो है एक मिलिट्री पहलू मानते हैं तो उसका आर्थिक पहलू जो था उसको मार्शल योजना बोलते हैं। मार्शल योजना में क्या था? इस योजना का उद्देश्य यूरोप को आर्थिक रूप से मजबूत करना था। ऐसा करने से अमेरिका का यह सोचना था कि एक समृद्धशाली पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद का कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा। रूस के विदेश मंत्री मोलोतोव ने इस पूरी योजना को डॉलर साम्राज्य कहते हुए इसकी आलोचना की। शीत युद्ध की अन्य प्रमुख घटनाओं में 1948 और 1949 की बर्लिन की नाकेबंदी थी और 1949 में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और 1955 में वार्सा संधि संगठन की स्थापना थी। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो था, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये अमेरिका की सरपरस्ती में पश्चिमी यूरोपीय देशों का संगठन था जिसका उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते हुए कदम को रोकना था। तो उसके जवाब में 1955 में सोवियत संघ की सरपरस्ती में जो पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राज्य थे उन्होंने वार्सा संधि संगठन की स्थापना की। बर्लिन को पुनः 1959 में और 1961 में संकट का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के नियंत्रण में जो पूर्वी यूरोप के राज्य थे, जब उन्होंने स्वतंत्रता का बिगुल बजाने की कोशिश की तब उनका बेदर्दी के साथ दमन कर दिया गया। जैसे कि क्योंकि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पूर्वी यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में सोवियत संघ ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था, अपना साम्यवाद स्थापित कर दिया था और वहाँ की जो तानाशाही साम्यवादी सरकार थी उनको पूरा सोवियत संघ समर्थन दे रहा था, मिलिट्री समर्थन इत्यादि। तो ये जो पूर्वी यूरोप के देश थे, इन देशों में जब स्वतंत्रता की मांग उठती थी तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट तानाशाही सरकारें थी वो सोवियत संघ की मदद से ऐसी लोकतांत्रिक आंदोलनकारी शक्तियों का दमन कर देती थी। जैसे कि 1953 में पूर्वी जर्मनी में दमन किया गया, 1956 में हंगरी में, 1968 में चेकोस्लोवाकिया में और 1981 में पोलैंड में। अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिस्पर्धा की राजनीति सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि तीसरी दुनिया के देशों को भी इसके परिणाम भुगतने पड़े। हम शुरू में ही बता चुके हैं कि सिर्फ यूरोप का ही ध्रुवीकरण नहीं हुआ, बल्कि तीसरी अफ्रीका और एशिया के जो तीसरी दुनिया के देश थे उन देशों में भी जो शीत युद्ध की राजनीति थी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मार्च 1946 में ही ईरान से सोवियत संघ का अपनी फ़ौजों को वापस लेने में आनाकानी करना शीत युद्ध के प्रथम मुख्य विवाद का संकेत था। तीसरी दुनिया के देशों में महाशक्तियों के प्रतिस्पर्धा स्वरूप जो अन्य घटनाएं थीं वो थी कोरिया का युद्ध 1950 से 53 के मध्य,
स्वेज नहर संकट 1956 में, 1962 का क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ करीब करीब परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंच गए थे। इसी दौर में 1965 से 73 के बीच अमेरिका का वियतनाम के युद्ध में उलझाव एक प्रमुख घटना थी। यद्यपि यूरोप शीत युद्ध राजनीति का केंद्र था, फिर भी तीसरी दुनिया का एक उपकेंद्र के रूप में महत्व बना रहा। कुछ देश जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्गो, जहां गृह युद्ध चल रहे थे, वहां पर आंतरिक कारण अंतर्राष्ट्रीय कारणों के साथ इतने गुथे हुए थे कि विवाद के स्वदेशी और विदेशी स्रोतों को अलग कर पाना नामुमकिन सा हो गया। जैसे कि मलेशिया में 1950 और 60 के दशक में मलय और चीनी जाति के लोगों के बीच जातीय दंगे चल रहे थे, परंतु ये जातीय दंगों से बढ़कर साम्यवादी समर्थक और साम्यवादी विरोधी शक्तियों के बीच का युद्ध था। इसी तरह से चीन के गृह युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका ने अलग अलग पार्टियों का साथ दिया। जहां सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट्स का साथ दिया, वहीं अमेरिका ने राष्ट्रवादियों का साथ दिया। तो देखिए, इस बात पर हम फिर से जोर डालना चाहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, तीसरी दुनिया के देश थे, वहाँ पर जो ऊपर से देखने में लगता था कि दो पार्टियों के बीच में युद्ध हो रहा है, कि कभी मलय भाषी लोगों के बीच में और चीनी भाषा के लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, इस तरह का जो युद्ध हो रहा है, वो एक्चुअली जो ऊपर से दिखता था वो बात नहीं थी। अंदर से बात ये थी, वो सब आपस में अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने मोहरों को लड़वा रहा था। एक्चुअल जो लड़ाई थी वो पूंजीवादी शक्तियों, अमेरिका समर्थित पूंजीवादी शक्तियों और सोवियत समर्थित साम्यवादी शक्तियों में हो रही थी। इसका जो बहुत प्रमुख उदाहरण है वो है 1950 से 1953 के बीच में कोरिया का युद्ध। कि 1950 से 53 के कोरिया युद्ध के दौरान साम्यवादी और साम्यवादी विरोधी शक्तियां क्रमशः सोवियत संघ द्वारा नॉर्थ कोरिया के समर्थन में और अमेरिका द्वारा साउथ कोरिया के समर्थन के रूप में प्रस्थापित थी। तो नॉर्थ कोरिया जो था वो कम्युनिस्ट ताकत को रिप्रेजेंट करता था और उसके पीछे कम्युनिस्ट शक्तियां लगी थी, सोवियत संघ लगा रहा था। और जो साउथ कोरिया था, साउथ कोरिया के पीछे जो थे वो पूंजीवादी ताकत यानी कि अमेरिका लगा था। और ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एक आपस में जो युद्ध हुआ था वो बेसिकली साम्यवादी समर्थित और साम्यवादी विरोधी यानी कि पूंजीवादी शक्तियों के बीच का युद्ध था। तो ये जो था ये एक शुरुआती फेज़ था शीत युद्ध का, जिसमें कि मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ। शीत युद्ध शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध किसके बीच में हुआ? शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ। अमेरिका पूंजीवाद देश था, सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी शक्ति थी। तो एक तरह से देखिए दो बराबर के देश
यानी कि दोनों ही देशों के पास पारंपरिक हथियारों की दृष्टि से भी बराबर थे, परमाणु हथियारों की भी दृष्टि से बराबर थे, और दोनों की विचारधारा अलग थी। दोनों में प्रतियोगिता हो रही थी अपनी विचारधारा को फैलाने की और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने अधीन लाने की। तो ऐसे दो देशों के बीच में तो तनाव होना स्वाभाविक था, और इसी तनाव को शीत युद्ध कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं हुआ था। कोल्ड वॉर जो शब्द है अंग्रेज़ी में कोल्ड वॉर इस तरह से था कि चूँकि डायरेक्ट वॉर नहीं थी, इनडायरेक्ट वॉर थी। ये दोनों अपने अपने मोहरों को लड़वाते थे, इसलिए ये शीत युद्ध का पीरियड बहुत लंबा चला, 40-45 साल तक चला जो है, जब तक कि फाइनली जाके शीत युद्ध 1989-1990 में ख़त्म नहीं हो जाता है। उस पर हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम लोगों को और पड़ावों से भी गुज़रना है, जो हम लोगों को क्या कहते हैं, अभी दीदांत के पड़ाव से भी गुज़रना है। 1969 और 1970 के पीरियड में शुरू हुआ था और 1970 तक चला था। दीदांत, जैसा कि हम आपको बता चुके, एक ऐसा पीरियड था जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव कुछ कम हुआ था, तनाव में शिथिलता आई थी, और दोनों महाशक्तियों ने कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए थे। इससे पूरा विश्व जो है ने अपने को सुरक्षित महसूस किया था। तो इस दीदांत का जो फेज़ है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं, ये कहकर कि शीत युद्ध एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ की शुरुआत थी। उसने विश्व को एक किसी खास ढांचे में परिवर्तित कर दिया था, और वो ढांचा क्या था? द्विध्रुवीय ढांचा था विश्व का, दो ध्रुवों में बंट गया था। दो प्रमुख शक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों में लगातार राजनीति हो रही थी, दोनों में लगातार प्रतिस्पर्धा हो रही थी, दोनों अपना अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, और विश्व ये जो तनाव की राजनीति थी, ये पूरे विश्व के हर क्षेत्र की राजनीति को परिभाषित करती थी। विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं रह गया था। तो एक तरह से पूरे विश्व का ही ध्रुवीकरण हो रहा था कि साम्यवादी समर्थित शक्ति और पूंजीवादी समर्थित शक्तियों में। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि दोनों महाशक्तियों में न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गया था, परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी, और दोनों ने हज़ारों की संख्या में परमाणु हथियारों का जो है वो उत्पादन किया। ऐसे परमाणु हथियारों का जिनकी मारक शक्ति हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हथियारों की तुलना के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा थी। तो इन दोनों महाशक्तियों ने पृथ्वी को कई हज़ार गुना बार नष्ट करने के हथियार बना लिए थे, और ये इस सब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, संसाधनों का बड़ा नाश हुआ। ये तो आगे चलकर जब हम 1989 और 1990 के पीरियड में पहुंचते हैं, तब दोनों महाशक्तियों ने रियलाइज़ किया कि वो ज़बरदस्ती अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे हथियारों को बना रहे हैं जिन हथियारों के इस्तेमाल करने से पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा, और उन हथियारों की बदौलत कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता है। कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता है का मतलब ये हुआ कि जब पूरी पृथ्वी का ही विनाश हो जाएगा तो कैसे कोई युद्ध जीत पाएगा? सभी ख़त्म हो जाएंगे, ना कोई विजेता राष्ट्र रह जाएगा, ना कोई पराजित राष्ट्र रह जाएगा। तो आगे चलकर फिर से वो उस राजनीति में किस प्रकार से यू टर्न आता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी तो हमको पहले ये देखना होगा कि 1969 और 1970 में जो तनाव शिथिलता का पीरियड हुआ, वो फिर जाकर 79 में तनाव शिथिलता
कैसे समाप्त हुई और 79 दिसंबर में क्या हुआ, जिसकी वजह से एक स्ट्रोक में तनाव में जो शैथिल्य था उसको धक्का लगा और फिर से शीत युद्ध वाले कंडीशंस डेवलप हो गई, जिसको कि सेकेंड कोल्ड वॉर या न्यू कोल्ड वॉर कहा जाता है। उसका भी पीरियड कुछ समय चला और फिर 85 से लेकर जो है 85 से फिर नई थिंकिंग आती है, और वो नई थिंकिंग किन कारणों से आती है इसको भी हम लोग नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। और अंततोगत्वा 1989 के पीरियड 1989 तक पहुँचते पहुँचते हम लोग ये देखते हैं कि दोनों महाशक्तियाँ सोवियत संघ और अमेरिका मिलकर शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, और उसके बाद जो है एक नए युग का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन इस पूरे जो यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि एक ऐसी घटना भी हो जाती है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और वो ये था कि ये जो विश्व में पूरा परिवर्तन की लहर चली थी, दिसंबर 1991 में एक महाशक्ति यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हो जाता है, और सोवियत यूनियन कई हिस्सों में बट जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को टेकअप करनी है। नेक्स्ट टर्न पर जो है इन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।